अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वसीम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, दैट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। एक बहुत ही ऑथेंटिक टाइप ऑफ टॉपिक है। बोहर मेड एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ क्वांटम थ्योरी हमें बताया। इसका अपना तो कोई काम ऐसा सच था नहीं। इसने दो साइंटिस्ट का काम लिया, जो कि एक था मैक्स प्लैंक और दूसरा था रदरफोर्ड। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ली और उधर से इसने ली रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और दोनों को मिलाकर अपना बोहर एटॉमिक मॉडल बना दिया और उसके अंदर परमिटेटिव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स बना दिए, जिसकी डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसका अपना काम एज सच नहीं था। इसका मुख्तलिफ कामों से स्यूडो काम हम कह सकते हैं, एक झूठा सा काम था, लेकिन इसका मॉडल था बहुत यूनिक। तो मेन पोस्टुलेट इसके हैं ये: इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करता है सिर्फ उन ऑर्बिट्स में जिसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड हो, और क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी फिक्स्ड हो, और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है जो कि कांस्टेंट रहता है या क्वांटाइज्ड रहता है। सेकेंड जो इसका पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन से वो दौरान एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हायर ऑर्बिट से लोअर में जाता है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जितनी उसने पहले एब्जॉर्ब की थी। तो ये हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट इज एच वी, दैट इज एच स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जंप्स किया तो हमने इसका ये एक एनर्जी लेवल देख लिया, और जो एनर्जी डेल्टा ई है एनर्जी डिफरेंस दोनों ऑर्बिट्स का। चौथा जिसका पोस्टुलेट है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिजॉल्व करता है जिसके अंदर ये एंगुलर मोमेंटम ये हो इसका, दैट इज mvr इज इक्वल टू NH/2π। इसमें m मैस है, v स्पीड है, r रेडियस है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि हम शेल्स के लिए यूज़ करते हैं। k l m n शेल्स हैं। k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिर्फ s होता है। l के अंदर sp है, p भी होता है जिसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। m के अंदर sp d तीनों होते हैं जिसकी वजह से 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और n के अंदर sp d f होते हैं जिसकी वजह से 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इस तरह आपस में ज्वाइन किए हुए होते हैं। और h इसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π हमें पता है डायमेंशनल वेरिएबल है। ये कुछ एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइज ऑर्बिट्स हैं, दैट इज h/2π, 2h/2π, 3h/2π। तो ये एक इससे हमें ये पता लगा कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज रहता है, चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है और मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। और जो डेल्टा एनर्जी हमें जाहिर सी बात है वो निकलेगी उसकी E2 माइनस E1 से। नेक्स्ट जो था हमारे पास था डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके दरमियान उसका मास है, वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और साथ ZE²/4πε0r² लग रहा है। एक लॉ हम पढ़ते हैं वो है कूलम्स लॉ, और वो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में हो तो वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस में, और साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये हमने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ZE पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से है r²। जब हमें पता है कांस्टेंट आ जाता है तो k कांस्टेंट इसका अपना है, कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ZE²/r²। k की वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसको हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ZE²/4πε0r²। अब हमें पता है कि ये जो ई नॉड है इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसका नाम होता है वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर जाउल और पर मीटर। फिर हमने देखा कि फोर्स लगाने के लिए उसे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, दैट इज FC इज इक्वल टू mv²/r। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कॉमन कर दिया हमने, एक जगह पे रीअरेंज कर दिया, तो ये r और ये r² कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ और सिर्फ mv² बच गया, दैट इज ZE²/4πε0r। या r यही वाला है, इसकी जगह पे हम r उधर ले गए और mv² इधर ले आए, और कुछ भी नहीं किया। इससे ये पता लगा कि r की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी रेडियस उतना कम होगा और उसकी स्पीड 2 गुना ज़्यादा होगी,
क्योंकि उसके दरमियान फोर्स ज़्यादा लग रही है। न्यूक्लियस के करीब देखें फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, गैप्स बहुत कम होते हैं। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ घूमेगा, और जितना दूर होता रहेगा वो उतना ही कम होगा, क्योंकि वो एनर्जी पहले की पहली यूटिलाइज हो ही जा रही है। एनर्जी कम कम होती रहती है लेकिन स्पीड बढ़ती रहती है, क्योंकि स्पीड जितनी न्यूक्लियस से हमें पता है करीब है उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/v²। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें रिवॉल्व करता है जिसके अंदर mvr इज इक्वल टू NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसके अंदर से हम v निकाल लेंगे, NH/2 और साथ mr आ जाएगा। इस v का बाय टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर on both side we get v square is equal to n square h square divided by 4 pi square m square r square का हमने स्क्वायर ले लिया। अब हम ये वाली वैल्यू पुराने रेडियस वाली वैल्यू में पुट करेंगे जो कि था ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। बाय putting this value in equation of r रेडियस पुट करेंगे हम इसमें, तो ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, यहाँ पे आएगा n² h² डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m² और r। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये हमारे बन जाएगा ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n² h², और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 4 पाई स्क्वायर m² और r²। तो ये बनी थी वैसे भी रेडियस की वैल्यू। ठीक हो गया, r का स्क्वायर था यहाँ पे। हाँ जी, ये देखें ये r का यहाँ पे स्क्वायर था। अब ये वाला r इस r से कैंसिल हो गया, ये वाला पाए इस एक पाए से कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल, ये m और ये m इससे कैंसिल। बाकी सब चीज़ों को अरेंज कर लें तो ये इस तरफ आएगा, तो पाए सॉरी एप्सिलॉन नॉट n² h² इज इक्वल टू ZE² 4 पाई और डॉट m। इसमें से हम r निकाल लेंगे, सॉरी एक ये वाला r भी था, एक r कैंसिल हुआ था और एक r रह गया था, एक r हम निकाल लेंगे। बाकी एप्सिलॉन नॉट n² h² डिवाइडेड बाय ZE² पाई और m, 4 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ पाई और m। इन सब की वैल्यूज़ अब हम इनमें डालेंगे। ये देखें r इज़ इक्वल टू, इनमें से जो जो कांस्टेंट है और जिन जिन की वैल्यू में पता है उन सबको एक जगह कर लेंगे। z हमें पता है फॉर हाइड्रोजन z इज़ इक्वल टू हमेशा 1 होता है फॉर हाइड्रोजन z, यानी एटॉमिक नंबर हमेशा 1 रहता है, तो 1 की डालने की ज़रूरत नहीं है। E² की भी हमें वैल्यू पता है, पाई की भी पता है, m की भी पता है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। और साथ इसके अंदर जो नई कांस्टेंट उसमें हम ये लगा देंगे n का स्क्वायर। इससे हमने ये देखा कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है n² की वैल्यू से, यानी जितनी ज़्यादा n² की वैल्यू होगी उसका उतना ज़्यादा रेडियस होता जाएगा। r इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n²। इन सब की वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी r इज़ इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, और n² तो खैर है ही है। और अगर हम 10⁻⁻10 को हमें पता है एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसका रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू आएगी r इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम न्यू n का स्क्वायर, वेयर n इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम इसमें 1 2 3 डाल के डिफरेंट वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर देते हैं। ये जो हमारे पास फाइनल वैल्यू थी वो थी r इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम और न्यूटन n का स्क्वायर। फॉर फर्स्ट शेल या फॉर फर्स्ट शेल हम कहेंगे n इज़ इक्वल टू 1, तो r इज़ इक्वल टू 0.5291 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू यही वैल्यू आ जाएगी 529 एंगस्ट्रॉम। फॉर n2
r इज इक्वल टू 0.529, 2 का स्क्वायर, 2 2 4 होता है, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। फॉर n3 r इज इक्वल टू 0.529, 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4.75 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह हम 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करके n की वैल्यूज़ डालते रह सकते हैं। इससे हमने एक चीज़ कैलकुलेट की कि दैट इज़ R2 माइनस R1 इज़ लेस देन R3 माइनस R2 इज़ लेस देन R4 माइनस R3, यानी ये रेडियस है एज वी मूव ऑन। इसका मतलब है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस डिस्टेंस इंक्रीज करता है, फोर्स डिक्रीज करती है और रेडियस बढ़ता जाता है। यानी एक शेल से दूर हो तो रेडियस 4 गुना बढ़ेगा, 1 गुना बढ़ेगा, 2 से यूज़ हो तो 4 गुना बढ़ेगा, 3 से दूर हो तो 16 गुना बने 3 से दूर हो तो 9 गुना होगा, और 4 से दूर होते जाए तो 16 गुना, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता जाएगा, 4 × 16, 5 गुना हो तो वो 25 होता रहेगा। इस तरह आपस में रेडियस बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा हम उससे दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से वैलेंस शेल, उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ता जाएगा। देखिए आपने रेडियस की डेरिवेशन, और इससे हमने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से हम दूर होते जाएं रेडियस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी, और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम लगेगी। नेक्स्ट जो है वो है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है E T इज इक्वल टू, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो मोशन की वजह से हो, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जो पोजीशन की वजह से हो। हमें पता है हम ज़मीन पे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हम हाइट पे चले जाएं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और एक दरमियान में लिमिट आती है जिसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल बिकम्स थोड़े से टाइम के लिए इक्वल हो जाती है। तो ये दो टोटल एनर्जी हमेशा इससे कंपोज हुई हुई होती है। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, इज इक्वल टू Z² डिवाइड बाई 4πε0 r का स्क्वायर। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए बहुत दूर जाए तो उसके लिए वर्क डन ये होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो ये उसका एक डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे F cos थीटा। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस को थोड़ा सा बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा, इतना दूर कि एक इलेक्ट्रॉन से, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है इन्फिनिटी। हमें नहीं पता इन्फिनिटी डिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी है डिस्टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के मेथड से करेंगे। ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r का स्क्वायर, साथ हम dr भी लगा देते हैं, जिसका मतलब है वेरी डिस्टेंस रेट, स्मॉल डिस्टेंस की वजह से, तो ये dr r का स्क्वायर। इसके साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, हमें नहीं पता क्या है। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ZE² डिवाइड बाई 4πε0 इस तरफ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जिसकी करनी होती है वो इस तरफ चला जाएगा, dr डिवाइड बाई ये r का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी r इज इक्वल टू अपर लिमिट एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू लोअर लिमिट। इस अपर लिमिट को लोअर लिमिट में से हम माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला आएगा ZE² डिवाइड बाई 4πε0, ये हम मैथ्स में भी पढ़ते रहते हैं, -1 डिवाइडेड बाय r, और ये r और ये। अब हमने इनको भी हटाना है, इनके वेरिएबल्स को, तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 -1 बाय r, इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ZE² डिवाइड बाय 4πε0 r। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की वजह से आई है वह आई है -ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r। इस माइनस साइन का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज करती है जब हम इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस को बहुत करीब, न्यूक्लियस के बहुत करीब किसी चीज़ को लेके आते हैं। इन्फिनिटी पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। जब हम इसको इस चीज़ के करीब लेके आते हैं तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 नहीं होती, लेकिन 0 से थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0।
फॉर दिस रीजन पोटेंशियल एनर्जी गिवन द, ये इसकी वजह से हम इसको नेगेटिव साइन देते हैं, इस वजह से क्योंकि हम इन्फिनिटी से इसको करीब लेकर आए हुए हैं। अब हमें पता है टोटल एनर्जी हमारे पास आई है ई टी इज इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है 1/2 mv² यानी हाफ mv² फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली थी, प्लस माइनस की वजह से सीधा माइनस ही आ गया, 4πε0r। हमें पता है mv² का फॉर्मूला होता है ze² डिवाइड बाई 4πε0r। जो आपको ना समझ आया पीछे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हम उसको करेंगे तो वो उसके साथ हाफ 1/2 भी लगा हुआ था, तो हम 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ze² डिवाइड बाई 8πε0r माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है ze² डिवाइड बाई 4πε0। ये स्टेप दोबारा समझा दूं, हमें पता है mv² का फॉर्मूला होता है ze² डिवाइड बाई 4πε0r। चूंकि इसके साथ 1/2 भी लगा हुआ है, पिछली अगर वीडियो को आप देखें तो उसके साथ की वजह से हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और बाकी फार्मूला वैसे ही है। इसके अंदर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा, हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन है ze² डिवाइडेड बाय 4π हम कॉमन ले लेते हैं 4πε0r। इसके आएगा 1/2 इस तरफ क्योंकि ये भी था, 2 4 8 होता है -1, ये कॉमन आ गया। इसका एलसीएम ले लें, ze² डिवाइडेड बाई 4πε0r 1 - 2 डिवाइड बाई 2 ze² डिवाइड बाई 4πε0r। फाइनल हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -ze² 8πε0r। बुक वाले ने ज़रा डायरेक्ट कर दिया, मैंने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया है। हम पुराने रेडियस की वैल्यू लेंगे, जो हमें पता है r इज इक्वल टू E(n²h² डिवाइडेड बाय πmze²। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इस वैल्यू ऑफ r को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें या 2 कह लें, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी ze² डिवाइडेड बाई 8πε0r। ये वाली इक्वेशन डालेंगे, r तो सही है सॉरी, ε0n²h² डिवाइड बाई πmze²। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर आएगा तो जाके आएगा -mz² e⁴, नीचे आएगा 8ε0² n² और h²। इस r की वैल्यू को हमने इसमें पुट करके बाद हमारे पास ये टोटल E ऑफ न्यूक्लियस आ गया। इसके अंदर अगर हम देखें जो चीज़ कांस्टेंट है उसको निकाल लें, जो कि है me⁴। हमें पता है फॉर हाइड्रोजन हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो z इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 8π का ε0 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ गया 1/n का स्क्वायर। ये था हमारे पास कांस्टेंट जो हमने निकाल लिया। पिछले इक्वेशन को अगर दोबारा लिखें तो हमारे पास था En इज इक्वल टू -e⁴ 8ε0 का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें सबकी तो हमारे पास आएगी -2.178 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 1/n का स्क्वायर और जाउल। इस जाउल को हमने कन्वर्ट करना है किलो जाउल पर मोल में, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस 2.178 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 पर मोल के लिए, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और किलो में करने के लिए 7 डिवाइड बाय 1000 करेंगे। फाइनल इक्वेशन आएगी 1313.315 n का स्क्वायर। इसको 1/n का स्क्वायर भी कह सकते हैं, किलो जाउल पर मोल। और ये आ गई हमारे पास En की वैल्यू, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू। हमने इसको किलो जाउल में, पहले जाउल था, किलो के साथ करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया, और पर मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है पर मोल की जो वैल्यू होती है। इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल ये वैल्यू आई। ये इसको 1/n² पहले कर लें बेशक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगी। वैल्यू अगर हम देखें तो नेगेटिव अभी भी इसके साथ है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, जितना ज़्यादा करीब है उतनी ही ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हमने उसको इन्फिनिटी से बिल्कुल रेडियस के, न्यूक्लियस के रेडियस के करीब लेकर आए हैं, और उसके साथ अभी भी नेगेटिव का साइन है, और वो यही शो कर रहा है कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है, ये अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और चीज़ देखी है कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू 1/n², यानी जितनी ज़्यादा हम दूर होते जाएंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा।
फॉर फर्स्ट शेल अगर हम कहें n इज़ इक्वल टू 1 तो e इज़ इक्वल टू 1313.315 1 का स्क्वायर, फाइनल वैल्यू आएगी 1313, माइनस भी है, ये आ जाएगी किलो जाउल पर मोल। सेकेंड शेल के लिए कहें E2 तो -13.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेसिक, तो -328.32 किलो जाउल पर मोल। थर्ड शेल के लिए कहें तो -1313.33 का स्क्वायर -1455.92 किलो जाउल पर मोल। इससे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जितनी दूर होती जाएगी वो बढ़ता जाएगा, E3 माइनस E2 E4 माइनस E3, यानी एक इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाए उसके अंदर डिस्टेंस बहुत बढ़ता रहेगा, उसका रेडियस भी बढ़ता रहेगा, लेकिन इसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। और ये इससे प्रूफ भी होता जा रहा है। इसकी एनर्जी की कम होने की वजह भी यही है कि उसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। जब डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो उसके दरमियान शेल ज़्यादा आ जाएंगे, हिंड्रेंस कम हो जाएगी, और उसमें जो न्यूक्लियस ने लास्ट शेल पे फोर्स लगानी है वो कम लगेगी, एज वो सेकंड पे लग सकती है, थर्ड पे लग सकती है, जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसको ताकत कम लग रही है उसमें। और नेगेटिव साइन का मतलब भी यही है। तो हमने से 3-4 बातें जो इस पूरे हमने डेरिवेशन से वो ये कैलकुलेट की हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो रेडियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही, रेडियस बढ़ेगा, जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा क्योंकि शेल दरमियान में ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट शेल सेकंड शेल, पहले तो एक शेल था फोर्स ज़्यादा थी, फिर सेकंड आया, फिर फर्स्ट पे ज़्यादा लगी, सेकंड पे कम, फिर थर्ड आया तो सेकंड थर्ड पे कम ज़्यादा लगने लगी, थर्ड पे कम लगने लगी। तो इसकी वजह से शेल्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, एन बढ़ता जाएगा, एनर्जी उतनी कम होती रहेगी, और ये भी इस फॉर्मूले से भी शो हो गया। तो ये था आज का हमारा बोहर एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ डेरिवेशंस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन भी देखी और साथ के साथ हमने एनर्जी भी देखी और कुछ कंक्लूड किया।